हेलो फ्रेंड्स, मैं सौरभ कुमार टॉप सेट किट में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बिहार अमीन का प्रैक्टिस सेट नंबर पहला करेंगे, वो भी फुल डिस्कशन के साथ, ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम ना रह जाए। तो चलिए अपने वीडियो की तरफ। वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो अभी करना है, प्रथम खंड में है आपका हिंदी एवं सामान्य ज्ञान, दूसरे खंड में आपको पड़ेगा मैथ। तो चलिए अपने प्रश्नों की तरफ प्रश्न देख लेते हैं। पहला प्रश्न आपका कह रहा है कि संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई किस तरह का, कोई धनवान तो कोई किस तरह का। सही विकल्प का चयन करना है और रिक्त स्थानों को पूर्ति करना है। तो संसार में सभी तरह के लोग रहते हैं, कोई उदार तो कोई क्या रहते हैं, संकीर्ण रहते हैं, तो कोई धनवान तो कोई निर्धन रहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर आप देखिएगा तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है रघुपति राघव राजा राम इनमें कौन सा अलंकार है। तो रघुपति राघव राजा राम इनमें अनुप्रास अलंकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। जानते हैं कि अनुप्रास अलंकार होता क्या है। तो समान व्यंजनों की आवृत्ति से अनुप्रास अलंकार होता है। यहाँ जो रघुपति में आर है, र है, और राघव में भी र है, राजा में भी र है, और राम में भी र है, इसीलिए अलंकार जो होता है अनुप्रास अलंकार हो जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है। तो ब्राह्मी से जो देवनागरी भाषा है, लिपि है, इसकी उत्पत्ति हुई, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। और बात कर लेते हैं कि संस्कृत, पाली, हिंदी, मराठी, कश्मीरी, सिंधी, संथाली, कोंकणी, मैथिली, नेपाली आदि सभी भाषाएं जो है वो देवनागरी में लिखी जाने वाली भाषाएं हैं, याद रखिएगा ये। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपका कहता है अल्पाहारी शब्द के लिए उचित वाक्यांश छाटिए। जो कंदमूल खाता हो, जो फल खाता हो, जो कम खाता हो, जो पकवान खाता हो। तो इसे जो जो अल्पाहारी कहा जाता है किसे, जो कम खाता हो। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पांचवा कह रहा है ढोल के अंदर पोल कहावत का अर्थ निम्नलिखित विकल्पों में से कौन है। तो ढोल के अंदर पोल का मतलब होता है दिखावा कुछ और गुण कुछ नहीं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। छठा कह रहा है आदमियों को भेड़ बकरी की तरह हाँकने का जमाना अब नहीं रहा। कोष्टक में दिए गए शब्दों का वचन बदलिए। इसको वचन जो है वो बदल देना है। तो क्या होगा, भेड़ बकरियों को वचन बदलना है, तो क्या वचन बदलाएगा, भेड़ों बकरियाँ, भेड़ों बकरियाँ, या भेड़ बकरियाँ, भेड़ बकरियों। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भेड़ बकरियों। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सातवां कह रहा है निम्नलिखित विकल्पों में से एक सही विकल्प है, उसको छांट देना है। तो पहला है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट ना करे। ये जो विकल्प है ये सही विकल्प लग रहा है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। और ऐसे विकल्प को हम देख लेते हैं और विकल्प क्या है। और विकल्प में आता है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट नहीं करे। यहाँ जो जीवन जो है ये गलत लिखा हुआ है, इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 3 है जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट क्या करे। ये जो भंगुर लिखा हुआ है ये गलत ढंग से लिखा हुआ है, यानी ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चौथा है आपका जीवन क्षणभंगुर है, व्यर्थ नष्ट न करे। यहाँ जो नष्ट दिया हुआ लिखा हुआ है ये गलत है, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो था वही सही आंसर था। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 8वां है खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है। खटाई में पड़ना मुहावरे का अर्थ है निर्णय न होना, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 9वां कह रहा है दिए गए विकल्पों में से रिजु का विरुद्धार्थी शब्द कौन सा है। विरुद्धार्थी शब्द जो है रिजु का जो है वो कौन है, तो ये है वक्र। वक्र जो है वो रिजु का विपरीतार्थक शब्द यानी विरुद्धार्थी शब्द। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। वही बात कर लेते हैं सरस। सरस का विलोम शब्द क्या है। तो सरस का विलोम शब्द जो होता है वो नीरस होता है। वही बात कर लेते हैं मिथ्या की। तो मिथ्या का विलोम शब्द क्या होता है। तो मिथ्या का मतलब होता है विलोम सत्य। वही सूर का विलोम की बात कर लिया जाए तो सूर का जो विलोम होता है वो होता है असुर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 10 का दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य कौन है, उसको छाड़ देना है। भारत में अनेक दार्शनिक स्थल है। भारत में दार्शनिक स्थल अनेक देखने योग्य है। अनेक देखने योग्य दार्शनिक स्थल भारत में है। भारत में अनेक दार्शनिक स्थल देखने योग्य है। तो भारत में अनेक दार्शनिक स्थल, ये आपका जो है वाक्य सही है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। ये सब जो है वाक्य गलत है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका 11 क्वेश्चन GIS किसका लघुत्तम
लघु रूप है। ग्लोबल इंस्टीट्यूट फॉर साइंस और होता है जियोग्राफिक इंटरनेशनल स्टडीज, जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन स्टैटिक्स। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यानी कि जियोग्राफिक इकोनॉमिक सिस्टम आपका सही हो जाता है। और इसका होता है एक ठो होता है इंफॉर्मेशन सिस्टम, ये तो है, ये जियोग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑप्शन सही है, ये है। और एक ठो होता है ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम, ग्लोबल इंफॉर्मेशन सिस्टम भी सही होता है। ऑप्शन नंबर 3 ऐसे ही यहाँ सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का था स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था। तो स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर की बात होता है तो सी राजगोपालाचारी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है किसने कहा कि ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता। तो किसने कहा था ईश्वर ब्रह्मांड के साथ पासे नहीं खेलता। तो ये जो कहा गया है आइंस्टीन के द्वारा कहा गया है। देख लेते हैं ऑप्शन, पोप जॉन पॉन्टिकेट ये नहीं है। और ऑप्शन देख लेते हैं। और दूसरा आपका ऑप्शन है विंस्टन चर्चिल, मार्टिन लूथर और है आइंस्टीन। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आइंस्टीन, चौथा ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 14 क्वेश्चन कर रहा है भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया। तो भारत का पहला परमाणु संयंत्र जो था वो तारापुर महाराष्ट्र में स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो गया। कब किया गया था। तो वर्ष 1969 में। कब 1969 में शुरू हुआ था तथा इसे अमेरिका के जनरल इलेक्ट्रिक के सहयोग से स्थापित किया गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 15 कह रहा है बिहार राज्य के मिथिला क्षेत्र का वह प्रसिद्ध विद्वान जिसने मीमांसा एवं वेदांत दर्शन के प्रति उल्लेखनीय योगदान किया कौन है। तो ये जो थे कौन थे, मंडन मिश्र। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, मंडन मिश्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 16 है बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री कौन थे। तो बिहार राज्य के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री जो थे वो थे भोला प्रसाद शास्त्री। आप में से अधिकांश को ये प्रश्न मालूम ही होगा, यानी कि 16 का एक ऑप्शन सही हो जाता है। इनका कार्यकाल की बात किया जाए कि भोला प्रसाद शास्त्री कब मुख्यमंत्री थे, इनका कार्यकाल क्या है, तो याद रखिएगा आप 22 मार्च 1968 से कब थे, 29 जून 1968 तक थे, याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित ग्राफ का क्या दर्शाता है। ये चाल दिया हुआ है इधर में और ये समय दिया हुआ है। ये ग्राफ क्या दर्शाता है ये आपको बताना है। देख लेते हैं ऑप्शन। यह दर्शाता है एक समय चाल, एक समान त्वरण, एक समान विमंदन। तो ये जो दर्शाता है एक समान विमंदन दर्शाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18 कहता है निम्नलिखित प्रतिक्रिया में अवकारक है। अवकारक इसमें बताना है कि अवकारक कौन है। तो कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन खोकर Cu2+ बना लेता है, यानी कि Cu- 2 इलेक्ट्रॉन बराबर Cu2+ बना रहा है। तो यही हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा क्या, कॉपर ऑक्सीकृत हुआ यहाँ, अतः यह अवकारक है, यानी ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है, कॉपर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देख लेते हैं 19 प्रश्न क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है 2 ओम और 3 ओम को किस प्रकार व्यवस्थित किया जा सकता है जिससे कि परिणामी प्रतिरोध 4 ओम हो जाए। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, इसे आप देख लीजिएगा किस तरह से ये बनता है। तो आपको बता देते हैं कि जब समतुल्य में कनेक्ट होने पर प्रतिरोधकता दी हुई हो तो 1/R बराबर 1/R1 जोड़ 1/R2 किया जाता है, यानी कि इसको करेंगे 1/R = 1/2 + 1/2 हो जाएगा, यानी कि इसका वैल्यू जो हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो R का वैल्यू क्या निकलेगा, यहाँ से R का वैल्यू निकल कर आएगा R बराबर 1 ओम। यहाँ से R बराबर 1 ओम निकल जाता है, याद रखिएगा R बराबर 1 ओम यहाँ निकल गया। अब जब सीरीज से कनेक्ट होने पर प्रतिरोधकता दी हुई हो तो क्या करना है, R = R1 जोड़ R2 हो जाएगा, R1 जोड़ R2 हो जाएगा। और R1 दिया हुआ है आपका 1 जो निकाले हैं अभी, और R2 जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, ये जो 3 दिया हुआ है वो 3 हो जाएगा, यानी कि R = 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 ओम हो जाएगा। तो 4 ओम ये हो जाएगा, अतः 2 ओम और 2 ओम को समतुल्य से और 3 ओम को सीरीज से कनेक्ट किया जाए तो होता है। ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर यह पहला ही है, यानी 2 ओम और 2 ओम समानांतर और 3 ओम को सीरीज में
जोड़ने से। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट 20 प्रश्न कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है? कौन विटामिन प्रतिऑक्सीकारक है, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन बी, विटामिन डी। तो विटामिन सी जो होता है वो प्रतिऑक्सीकारक होता है, यानी 20 का ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। विटामिन सी जो होता है प्रतिऑक्सीकारक होता है। और विटामिन सी के साथ साथ विटामिन ए जो होता है वो भी, और विटामिन ई, ये विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई, ये तीनों जो है प्रतिऑक्सीकारक होता है। याद रखिएगा आप, ये भी याद रखिएगा, विटामिन सी, विटामिन ए और विटामिन ई भी याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 21 है, निप्पोह किसका नया नाम है? तो निप्पोन जो है वो जापान का नया नाम है, यानी कि 21 का ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। निप्पोन का मतलब जो होता है वो होता है, इसका तात्पर्य सूर्य के उद्गम या सूर्योदय से है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 22 है आपका, किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान के समान वस्त्र प्राप्त हुआ था? किस सुल्तान को खलीफा से सम्मान वस्त्र प्राप्त हुआ था, ये पूछा गया है। तो ये इल्तुतमिश को प्राप्त हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 23 कह रहा है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो कौन सी भाषा नहीं है? उर्दू है ही, अंग्रेजी नहीं है, और सिंधी, संस्कृत, ये सभी। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। बात कर लेते हैं 8वीं अनुसूची में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 प्रादेशिक भाषाओं का उल्लेख है। वे कौन कौन भाषाएं हैं? तो असमिया है, बंगला है, गुजराती है, हिंदी है, कन्नड़ है, और कश्मीरी होता है, और मराठी, मलयालम, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, उर्दू, सिंधी और कोंकणी, मणिपुरी, नेपाल आदि, ये सभी भाषा है। और अंग्रेजी जो है इसमें भाषा शामिल नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 24 है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन है? पूंजी अभिलाभ कर, उत्पाद कर, धन कर, संपदा कर। तो ये जो है उत्पाद कर जो है, यानी ऑप्शन नंबर 2, ये अप्रत्यक्ष कर है। कौन अप्रत्यक्ष कर है? तो उत्पाद शुल्क अप्रत्यक्ष कर है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। और इसमें अगर जानना है तो अप्रत्यक्ष कर क्या होता है ये जान लेते हैं। तो वह कर जिसे सीधे जनता से नहीं लिया जाता किंतु इसका बोझ उपरांतर से उसी पर पड़ता है, तो ये अप्रत्यक्ष कर कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 25 है, झील अथवा तालाब के सतह जल पर पादप प्लवक के तेजी से बढ़ने वाले पुंज को क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 26 है, शिव समुद्रम जलप्रपात कहाँ स्थित है या किस राज्य में है? तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है ये कहाँ है? कर्नाटक में है। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। जान लेते हैं कि शिव समुद्र जलप्रपात के बारे में। तो शिव समुद्र जलप्रपात कर्नाटक के मांडे जिले में कावेरी नदी पर स्थित है। ये भी आप याद रखिएगा कहाँ है? तो कावेरी नदी पर स्थित है। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर है। मांडे जिला के, कर्नाटक में मांडे जिला के कावेरी नदी पर स्थित है। और भी याद रखिएगा कि यह भारत में दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। कौन सा? दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। यह एक खंडित जलप्रपात भी है, ये भी याद रखिएगा। चट्टान पर गिरने से पहले 2 या 2 से अधिक चैनलों से यह जलप्रपात विभाजित हो जाता है और इसके साथ कई अन्य जलप्रपात भी बन जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 27 कह रहा है, महात्मा गांधी की विश्व में सबसे लंबी मूर्ति कहाँ स्थित है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है आपका चंपारण, पटना, लखनऊ, राजकोट। तो कहाँ है? पटना में जो है सबसे लंबी है। ऑप्शन 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 28 प्रश्न आपका कह रहा है, गांधी जी की न्यासीता की अवधारणा संपत्ति के निजी स्वामित्व के अधिकार को स्वीकार करती है, पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज के में रूपांतरित करती है, धन के स्वामित्व और उपयोग के विधायी विनिमय को शामिल नहीं करती, न्यूनतम अथवा अधिकतम आय को नियत नहीं करती। देख लेते हैं। प्रश्न है, गांधी जी की न्यासीता की धारणा। तो ये जो है आपका ऑप्शन नंबर 2, यानी कि पूंजीवादी समाज को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। गांधी जी की न्याय की अवधारणा पूंजीवादी समानता को समतावादी समाज में रूपांतरित करती है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं।
क्वेश्चन नंबर 29 कहता है समोच्च रेखा समान डैश के स्थलों को जोड़ने वाली काल्पनिक रेखाएं हैं। तो ये जो है उच्चता को, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही होता है। उच्चता को स्थलों को जोड़ने वाला काल्पनिक रेखाएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 30 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है। तो ये है समान अवसरों का प्रावधान है अनुच्छेद 16 में। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति में प्रतिकूल है। ऑप्शन कह रहा है, प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से क्या लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल है। तानाशाही, गणतंत्र, समाजवाद और हो जाता है राजतंत्र। तो ये जो है तानाशाही जो है लोकतांत्रिक स्थिति के प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। जान लेते हैं कि तानाशाही के बारे में। तो तानाशाही जो होता है उस शासन प्रणाली को कहते हैं जिसमें कोई व्यक्ति विद्यमान नियमों की अनदेखी करते हुए शक्ति के बल में शासन करता है। यह प्रजातंत्र या लोकतंत्र का विपरीत होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 32 कह रहा है नीलगिरी पहाड़िया किस राज्य में स्थित है। तो नीलगिरी पहाड़िया जो है कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है आपका 33 क्वेश्चन, गांधार कला किसके अधीन फली फूली। तो गांधार कला जो है ये कुषाण काल के अधीन जो है फली फूली थी। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 34 कह रहा है भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ये पूछा गया है। तो वह सभी उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। पूछा गया ये प्रश्न में आप याद रखिएगा, जहाँ भी कहीं पूछे कि सही नहीं है तो वहाँ आप टिक लगा लीजिएगा, क्योंकि बराबर क्वेश्चन आते रहते हैं और हम लोग जो मार देते हैं कौन कथन सही है वो मार देते हैं। इसलिए गलती नहीं करना है। यहाँ पूछता है कि कौन सही नहीं है, तो कौन सही नहीं है ये पूछा गया यहाँ। तो वह सभी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है, ये बात गलत है, ये नहीं करता है। वही भारत के मुख्य न्यायमूर्ति राष्ट्रपति के पद को शपथ दिलाते हैं, ये सही बात है। और ऑप्शन को देख लेते हैं। तो वह राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद पर एक साथ रिक्त हो जाते हैं तथा भारत के मुख्य राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करते हैं, ये भी सही है। वही भारत के मुख्य न्यायमूर्ति 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर ग्रहण रखते हैं, ये भी सही बात है। यानी यहाँ पूछा गया है आपको कि कौन इनमें से सही नहीं है। पूछा गया है कौन इनमें से सही नहीं है, तो कौन नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 यहाँ सही हो जाता है आपका। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, देख लेते हैं 36 क्या कर रहा है, 35 क्या कर रहा है। 35 क्वेश्चन है भारत के संविधान का 44वां संशोधन मौलिक अधिकार की श्रेणी में से निम्न किस अधिकार को हटाता है। तो कौन अधिकार को हटाता है, संपत्ति का अधिकार को हटाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 36 है राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष जो होता है उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। जान लेते हैं उपराष्ट्रपति के चुनाव के बारे में। तो निर्वाचन मंडल जिससे संसद के दोनों सदनों के सदस्य होते हैं के सदस्य द्वारा ही उपराष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 37 आपका जहांगीर का समकालीन वह इतिहासकार जिसने बिहार के पटना में अपनी प्रसिद्ध ग्रंथ दबिस्ताने मजाहिब की रचना की, वह कौन है। तो वो जो है मोहसिन फ़ानी। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही है। इन्होंने ही दबिस्ताने मजाहिब की रचना की। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि मोहसिन फ़ानी आंसर आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 38 है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो का कहाँ है। तो ये जो इसरो जो है कहाँ है, बेंगलुरु में है। कहाँ है, बेंगलुरु में। इसकी स्थापना भी याद रखिएगा आप। इसकी स्थापना जो है कब हुआ था, 15 अगस्त कब हुआ था, 15 अगस्त 1969 को। वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे एग्जाम के भी, उसे याद रख लीजिएगा। 15 अगस्त 1969 को इसका स्थापना हुआ था, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान यानी इसरो का। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 39 कहता है बिहार के कुछ गर्म जल स्रोतों के जल से स्नान करने पर अनेक त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं, क्योंकि इसमें क्या मिला होता है। ये पूछा गया है। तो इसमें जो होता है गंधक मिला होता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है, जिसके कारण तो अनेक प्रकार के त्वचा रोग ठीक हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 40 आपका कहता है बिहार राज्य में लीची अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो बिहार में लीची अनुसंधान केंद्र जो है वो कहाँ स्थित है, मुसहरी, मुजफ्फरपुर में जो पड़ता है मुसहरी, वहाँ है लीची अनुसंधान केंद्र। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 41 आपका है
एक मोटरसाइकिल 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है एवं ब्रेक लगाने के 5 सेकंड के बाद रुक जाती है। यदि मोटरसाइकिल एवं सवार की कुल मात्रा 200 किग्रा हो तो ब्रेक द्वारा आरोपित बल क्या होगा, ये पूछा गया है। तो यहाँ हम देख लेते हैं प्रश्नों को कि यहाँ दिया हुआ क्या है, इसे काट देते हैं। यू जो है आपका दिया हुआ है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको हम मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो क्या हो जाएगा, मीटर सेकंड में 90 गुने 5/18, मीटर प्रति सेकंड में हमको बदलना है तो 5/18 से गुना कर देते हैं, तो काटेंगे तो आ जाएगा 25 मीटर प्रति सेकंड। 25 मीटर प्रति सेकंड आ गया। और टी दिया हुआ है कितना, 5 सेकंड का, टी दिया हुआ है 5 सेकंड, भी है 0 और एफ निकालना है। तो एफ बराबर क्या होता है, सूत्र आपको मालूम होगा, एफ बराबर एम ए होता है। और इसको हम कर सकते हैं एम ए बराबर जो हो जाता है वी माइनस यू बाई टी, ये भी सूत्र है, मालूम ही होगा आपको। तो एफ बराबर एम ए यहाँ की है और ए बराबर जो है वी माइनस यू बाई टी कर दिए। यहाँ हम प्रश्नों को वैल्यू जो दिया हुआ है उसको हम पुट करेंगे तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है। यहाँ जो है एम के जगह पे हम 200 रखेंगे, जो कि यहाँ आपका निकला था, दिया हुआ है 200 किग्रा, तो 200 किग्रा ये हो जाएगा 200, और कोष्ट में भी 0 हो जाएगा और माइनस यू जो है वो 25 हो जाएगा, और बटे समय 5 है, टी 5 सेकंड है तो बटे 5 करेंगे तो निकल कर आपका -1000 न्यूटन निकल के आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 यानी -1000 न्यूटन सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 42 कहता है 4 छात्राओं ने ध्वनि के परावर्तनों के नियम की जांच की एवं आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R का माप लिया। निम्न ग्राफ में से कौन सा सही है, ये पूछा गया है। आप लोगों को ग्राफ दिखा देते हैं। ग्राफ कुछ इस तरह का है, पहला ग्राफ ये है, दूसरा ग्राफ, तीसरा ग्राफ, चौथा ग्राफ, ये दिया हुआ है। तो इसका सही ग्राफ जो है ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ये आपका सही ग्राफ हो जाता है। आपतन बिंदु पर डाले गए अविलंब है, क्योंकि आपतन बिंदु पर डाले गए अविलंब जो होता है वो अविलंब के सापेक्ष आपतन कोण के परावर्तन कोण मापे जाते हैं, इसलिए। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 43 देख लेते हैं। कहता है NaCO3 × 10H2O का सूत्रीय इकाई परिमाण क्या है, ये पूछा गया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसे आप नोट करके याद भी कर लीजिएगा। इसको आप बनाने का दिखा देते हैं कैसे बनता है ये प्रश्न। यहाँ Na दिया हुआ है और C भी दिया हुआ है, O भी दिया हुआ है, H भी दिया हुआ है। तो यहाँ जो है Na2, यहाँ जो है Na2CO3 × 10H2O ये है। तो इसको करना क्या है, 2 × 23 हो जाएगा। N2 2 है यहाँ इसीलिए 2 हो जाएगा, और Na जो है ये 23 दिया हुआ है इसीलिए ये 23 किया गया है। 2 ये दो यहाँ है, और ये Na जो दिया हुआ है 23, वो 23 यहाँ है, और प्लस हो जाएगा, वो हो जाएगा 12 + 3 × 16 + 10। ये भी इसी तरह से, जिस तरह से ये किया गया है उसी तरह से ये सब भी किया गया है। तो 2 × 23 + 12 + 3 × 16 + 10 इंटू 10 कर देना है क्या, 2 × 1 + 16। जैसे ये बताया है Na2CO3 में, उसी तरह ये सब का भी किया गया है, ये देख लीजिएगा। तो इसको निकालिएगा आप, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको निकल के आ जाएगा 286 म्यू। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 44 है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता की प्रतिक्रिया से कौन सी गैस निकलती है। तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से जस्ता को प्रतिक्रिया कराया जाता है तो वो जो है उसके द्वारा H2 जो है वो बाहर निकल जाता है। इसका हम बता देते हैं किस तरह से निकलता है। 2NaOH + Zn, जब इसे ताप पर गर्म किया जाता है, ताप पे गर्म किया जाता है तो क्या होता है, Na2ZNO2 प्लस H2 जो है ये बाहर निकल जाता है। H2 ये जो निकला है वो बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 45 कहता है 10 किग्रा द्रव्यमान एवं 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गतिमान एक वस्तु 5 किग्रा की एक स्थिर वस्तु से टकराती है। टक्कर के पश्चात दोनों वस्तुएं एक दूसरे से चिपक जाती है, दोनों की साझा गति क्या होगी, ये पूछा गया है। तो देखते हैं किस तरह से ये बनेगा।
संवेग संरक्षण के सिद्धांत से m1 प्लस m2 इंटू भी बराबर क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 हो जाएगा। और v बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ से ये v यहाँ आ गया तो v बराबर क्या हो जाएगा, m1v1 प्लस m2v2 बट्टे m1 जोड़ m2। यहाँ वैल्यू रखिएगा जो कि m1 बराबर 10 है और v1 बराबर भी 10 है और m2 बराबर 5 है और v2 बराबर 0 है। इसका मान रखिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। आंसर जो निकलेगा वो 20/3 मीटर प्रति सेकेंड आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर आपका 2 यानी कि 20/3 मीटर प्रति सेकेंड आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 46 प्रश्न है आपका, मोटर कारों में हेडलाइट की चौंध को हटाने के लिए क्या उपयोग किया जाता है, ये प्रश्न पूछा गया है। पतली परतें फिल्म में प्रयुक्त की जाती है, फिल्टर प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका पोलेरॉइड प्रयुक्त किया जाता है, पोलेरॉइड प्रयुक्त किया जाता है, कांच के प्रिज्म प्रयुक्त किया जाता है। तो पोलेरॉइड जो होता है वो प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। एक वस्तु जिसका द्रव्य 5 किग्रा है प्रारंभ में विरामावस्था में थी, उस वस्तु पर 20 न्यूटन का बल लगता है। 10 सेकंड के बाद वस्तु द्वारा अर्जित गतिज ऊर्जा पूछा गया है कि क्या होगा। तो इसको बना लेते हैं। एम दिया हुआ है कितना, 5 दिया हुआ है, 5 kg दिया हुआ है। यू बराबर क्या हो जाएगा, 0 है। एफ बराबर दिया हुआ है 20 न्यूटन। वही टी बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड, टी बराबर दिया हुआ है 10 सेकेंड। गति ऊर्जा निकालना है तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर होता क्या है, एफ बराबर एम में से क्या हो जाएगा, ए बराबर निकाल देंगे, ए बराबर एफ बाई एम हो जाएगा, यानी कि 20/5 हो जाएगा। निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 4 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर आपका निकल के आया है। क्या निकला है, तो ए निकला है, ए निकल के आया है। अब कर देंगे v बराबर u प्लस ए टी से निकाल देंगे। देख लेते हैं, उसके बाद कर देते हैं v बराबर u प्लस ए टी। तो क्या हो जाएगा, v बराबर u क्या है, 0 है, प्लस ये निकाले थे 4 गुने 10 बराबर निकालते हैं तो 40 मीटर प्रति सेकेंड निकलता है v। तो v ये निकल गया। अब गतिज ऊर्जा पूछा गया है तो गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, आप लोगों को मालूम होगा, 1/2 mv² गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। इस पर रखेंगे 1/2 गुने 5 गुने 40 गुने 40। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा, यानी निकलेगा जो आंसर वो 4000 जूल निकलेगा आंसर। ऑप्शन देख लेते हैं तो ऑप्शन नंबर 2 आपका 4000 जूल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 48 कह रहा है हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का उच्च क्वथनांक किसके कारण होता है। तो ये जो होता है हाइड्रोजन आबंधन के कारण हाइड्रोजन सल्फाइड या हाइड्रोजन क्लोराइड की तुलना में जल का घनत्व उच्च क्वथनांक होता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 49 कह रहा है आपको दूध में कौन सा प्रोटीन संकरा युग्म है, केसिन सुक्रोस, केसिन लैक्टोस, फेरिटिन माल्टोस, एल्बुमिन ग्लूकोज। तो केसिन लैक्टोस ऑप्शन नंबर 2 सही है, जो कि प्रोटीन संकरा युग्म है। 49 का 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीसीजी का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है। तो बीसीजी का टीका जो होता है वो 15 दिन में, जन्म के 15 दिन के भीतर ही लगा दिया जाता है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। अब नेक्स्ट प्रश्न के देख लेते हैं, जो कि आपको द्वितीय खंड का है, सामान्य गणित का, वो भी फटाफट देख लेते हैं। पहला है आपका ए अनुपात बी बराबर 3:4 दिया हुआ है, बी अनुपात सी बराबर 8:9 दिया हुआ है और ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा गया है। तो करना कुछ नहीं है, ए अनुपात बी दिया हुआ है, ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:4 और दिया हुआ है क्या, बी अनुपात सी क्या दिया हुआ है 8:9 दिया हुआ है। देखिए यहाँ बी जो दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, यानी कि 4 दिया हुआ है, और यहाँ जो बी दिया हुआ है 8 दिया हुआ है। यहाँ बी दिया हुआ है 4, तो हम इस बी को जो है, इस बी को हम 8 बना देंगे। तो क्या करना होगा, इसके लिए इसमें 2 से गुना करना होगा। तो क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी बराबर, देख लेते हैं, ए अनुपात बी बराबर क्या हो जाएगा, 2 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 और ये हो जाएगा 8। अब ये और ये इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, यानी कि बी अनुपात सी बराबर 8:9। अब बी और सी सेम हो गया, बी और यानी कि बी, इसमें भी बी बराबर 8 है और इसमें भी बी बराबर 8 है,
यानी कि b कॉमन हो गया। तो अब पूछा गया a अनुपात b अनुपात c क्या हो जाता है। a बराबर 6 है ही, तो 6 हो जाएगा a बराबर, और b बराबर 8, दोनों में सेम हो गया, तो 6 अनुपात 8, और c बराबर यह है 9। तो 6 अनुपात 8 अनुपात 9 आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 4 यानी कि 6 अनुपात 8 अनुपात 9 सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका √अंडर 0.64 का मान क्या होगा। इसको निकालना है, तो इसको करना क्या होगा, √अंडर ये जो है 0.64, इसको क्या करना है, दशमलव को हटा देना है, तो हट जाएगा, तो 64 बटे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। इसको कर दीजिएगा, तो ये √अंडर 64 का क्या हो जाएगा, इसका 8 निकलेगा, और इसका क्या हो जाएगा 100 का 10 निकलेगा, यानी कि 8 बटे 10 हो जाएगा। इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 0.8 आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्नलिखित का मान ज्ञात करना। ये मान ज्ञात करने के लिए कहा गया है, तो यहाँ क्या करना है हमको, जैसे प्रश्न में नीचे से हमको सॉल्व करना है, यानी कि यहाँ से इसको सॉल्व करना है। तो 1 - 2/3 को सॉल्व कीजिएगा तो क्या आएगा 1/3 आएगा। 1/3 इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/3 आएगा। तो हम सीधे डायरेक्ट क्या कर देंगे 5 बट्टे क्या हो जाएगा 3 + 3/1/3 ये कर सकते हैं। और इसको फिर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा 5/3 प्लस ये जो 1/3 है ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, क्या होगा, तो 3 तो है ही, ये 3 प्लस और ये ऊपर जाएगा तो ऊपर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9, गुना होने पर 3 3 9 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 5/3 और 9 12, यानी कि 5/12 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। प्लस देख लेते हैं ऑप्शन 5/12, 5/12 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 कहता है 7/9, 5/8 और 3/7 को अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कह रहा है। तो 7/9 को यहाँ से जब भाग देंगे तो क्या निकलेगा 0.78 निकलता है। वही 5/8 को भाग देते हैं तो 0.625 निकलता है। वही 3/7 को भाग देते हैं तो 0.428 निकलता है। अब स्पष्ट हो जाता है इसके, क्योंकि ये 0.78 है और 0.625 है और ये निकला है 0.425, यानी कि 0.78 बड़ा है 0.625 से और इससे भी बड़ा है 0.428, यानी कि बात की जाए तो 7/9 बड़ा है 5/8 से और बड़ा है 3/7 से। यानी कि ऑप्शन की बात की जाए तो ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो जाता है। 7/9 बड़ा है 5/8 से और 5/8 बड़ा है 3/7 से। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका एक निश्चित समय में एक धनराशि 5% प्रति वर्ष की दर पर 4 गुनी हो जाती है। साधारण ब्याज की दर किस दर पर वही धनराशि उतनी ही कालावधि में 8 गुनी हो जाएगी, ये प्रश्न पूछा गया है। तो पहली स्थिति में आपका मूलधन क्या है 100 रुपया है, तो ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज क्या होगा 4x - x यानी कि 3x रुपया। तो ब्याज हो जाएगा 3x रुपया। वही समय की बात किया है तो समय का सूत्र क्या हो जाएगा ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। याद ही होगा आपका, समय बराबर होता है ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने दर। इस पर आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आएगा यहाँ से 60 वर्ष। यहाँ से आपका समय निकल के आएगा 60 वर्ष। अब दूसरी स्थिति में जब समय 60 वर्ष निकल चुका है और ब्याज जो हो जाएगा वो 7x हो जाएगा, ब्याज जो होगा वो 7x हो जाएगा ब्याज। अब दर निकाल लेंगे तो दर का सूत्र यहाँ पर लग जाएगा, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय। इस पर आप रखिएगा तो आपका निकल के आंसर आ जाएगा 11.2/3%, यानी कि ऑप्शन देख लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। 11.2/3% आंसर आप निकाल के देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 56 प्रश्न आपका कह रहा है कि शहर की आबादी 5% प्रति वर्ष की दर से बढ़ती है। यदि शहर की मौजूदा आबादी 1,85,000 और 220 हो तो 3 वर्ष पहले उसकी आबादी कितनी थी, ये पूछा गया है। तो ये पूछा गया है P बराबर क्या हो जाएगा P0 1 + R/100 की पावर T। इस पर आप रखिएगा तो सॉल्व हो जाएगा। यहाँ P बराबर
पी बराबर निकालना है और P0 बराबर क्या हो जाएगा, दिया हुआ क्या है, ये दिया हुआ है आपका 1,85,220। तो P0 ये रख दीजिएगा मान, और 1 प्लस R जो होगा वो क्या होगा, R जो आपका 5 दिया हुआ है और बटे T दिया हुआ है 3, इस पर रखिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा आंसर 16, यानी 1,60,000 आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ 3 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 57 का था निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कहते हैं 12 ऑफ 26% का 5/78 का 38% 7/152 का यही निकालने के लिए करा 10,000 क्या होगा। ये तो बहुत इजी प्रश्न है, इसको आप सॉल्व खुद भी कर सकते हैं। तो इसको करना कुछ नहीं है, यहाँ जो 12 है इसका का ऑफ का मतलब का होता है, यानी कि 12 का 26/100 गुने 5/18, का मतलब होता है गुना, यानी कि 5/78। यहाँ भी का दिया हुआ है, इसका मतलब भी गुना होता है 38%, यानी कि 38/100 और गुने 7/152। इसको आप काट दीजिएगा और आपका आंसर निकल जाएगा। तो आपका आंसर जो निकलेगा वो निकल कर आएगा 35, यानी कि ऑप्शन की बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर 2 निकल कर आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका पहली 5 प्राकृतिक संख्या के तृतीय घातों की औसत की गणना करना है। तो अभिष्ट औसत जो देखिए कह रहा है पहली 5 प्राकृतिक संख्या, तो क्या हो जाएगा, पहली 5 प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या के तृतीय घातों की औसत की गणना करने के लिए कहा था। तृतीय औसत की गणना यानी कि इसका क्यूब करना है सभी का, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब, इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। और क्या कह रहा है, तृतीय घातों की औसत कह रहा है। तो औसत 5 को संख्या है, बट्टे 5 कर देंगे और ये सब जोड़ देंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऑप्शन जो निकल के आएगा वो 45 आपका आंसर निकल जाएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा, 45 निकल के औसत आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 59 कहता है एक कुर्सी का क्रय मूल्य 3,000 रुपये में और विक्रय मूल्य 6% की हानि पर किया जाता है, उसका विक्रय मूल्य बताना है कि क्या होगा। तो कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर डायरेक्ट हो जाएगा आपका, कुर्सी का विक्रय मूल्य बराबर 3,000 गुने 94/100 कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 2,820 रुपया। 2,820 रुपये, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 60 कहता है 25% प्रति वर्ष की दर पर 3 वर्ष में 3,200 रुपया पर चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। ये तो बहुत ईजी है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता है P/1 प्लस दर बट्टे 100 के पावर T-1। ये इस पर आप रखिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा। यहाँ P बराबर 3200 हो जाएगा इंटू 1 प्लस दर जो है 25/100, T है 3-1। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 3,050 रुपया। ऑप्शन देख लेते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, 3,050 रुपया। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 61 है आपका निम्नलिखित का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 450 का 0.9% और भागा 250 का 0.2% क्या होगा, ये निकालने के लिए आपको बोला गया है। तो इसको देख लेते हैं सॉल्व किस तरह होगा। तो 0.9% दिया हुआ है तो बटे 100 कर देना है, और ये 450 का कह रहा है तो यहाँ तो 450 होगा ही, और भागा जो है ये ऊपर हो जाएगा, और भागा 250 का, यानी 250 गुने 0.2% का रहा है, यानी कि 0.2 बटे परसेंट है बटे 100 हो जाएगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो आंसर निकल के आ जाएगा 8.1। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपका 62 है। 3 मित्रों की औसत आयु 23 वर्ष है। यदि चौथे मित्र की आयु को जोड़ दिया जाए तो भी औसत उम्र 23 वर्ष ही बना रहता है। तो चौथा मित्र की आयु पूछा गया है कि क्या होगा, देख लेते हैं। ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। ऑप्शन ये आपको ये दिया हुआ है, तो कैसे बनेगा वो हम बता देते हैं। चौथा मित्र की आयु जो हो जाएगा वो देख लेते हैं। चौथा मित्र की आयु डायरेक्ट हम निकाल लेंगे 23 गुने 4 माइनस 23 गुने 3। ये जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, इसको हम 23 दोनों में है तो 23 डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे। 23 कॉमन ले लेंगे हम तो क्या हो जाएगा 4 - 3 हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। 23 गुने 1 यानी कि 23 चौथे की उम्र हो जाएगा। ऑप्शन देख लेंगे
तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, एक वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 2/3 है, उस वस्तु पर लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, ये पूछा गया है। तो देख लेते हैं कैसे बनेगा। जो 63 नंबर है, तो वस्तु का जो विक्रय मूल्य है वो 3x है। वस्तु का विक्रय मूल्य 3x है। तो क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, प्रश्न के अनुसार जो क्रय मूल्य क्या होगा, क्रय मूल्य बराबर 2/3 का 3x, यानी कि 2x रुपया क्रय मूल्य हो जाएगा। क्योंकि प्रश्न में कहा गया है कि विक्रय मूल्य का 2/3 क्रय मूल्य है, तो क्रय मूल्य बराबर 2/3 गुने विक्रय मूल्य जो 3x है उसका। तो यहाँ से निकल जाता है क्रय मूल्य 2x रुपया। अब लाभ क्या हो जाएगा, लाभ जो हो जाएगा 3x विक्रय मूल्य जो था वो और माइनस क्रय मूल्य यानी 2x। तो क्या निकल जाएगा, लाभ जो हो जाएगा x रुपया लाभ हो जाएगा। अब लाभ परसेंट निकालना है, तो क्या हो जाएगा, ये 100 रुपया लाभ हो रहा है तो इसीलिए लाभ परसेंट ही निकालना होगा। तो लाभ परसेंट पर क्या हो जाएगा, लाभ गुने 100 बटे क्रय मूल्य। लाभ 100 रुपया और लाभ गुने 100 बटे क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य 2x, यानी कि 50% आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, दी गई आकृति में सरल रेखा ए बी और सी डी एक दूसरे को ओ पर काटती है। अगर ये दिया हुआ है तो भी निकालना है, कोण भी निकालना है। नेक्स्ट प्रश्न की देख लेते हैं, इसका पिक्चर देख लेते हैं। पिक्चर कुछ इस तरह का है, पिक्चर आपका कुछ इस तरह का है। यहाँ देख लेते हैं, ये जो कोण है और ये जो कोण है, कोण भी वाला जो है, इसका मान क्या हो जाएगा, ये जो सीधी रेखा है तो ये 180 डिग्री मान हो जाता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, 3v + v बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो 4 कोण भी बराबर 180 डिग्री, कोण भी निकालिएगा तो कोण भी बराबर 180/4 यानी कि 45 डिग्री आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन नंबर देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर 2 आपका निकल के आ जाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहली पूर्ण संख्या कौन है, तो पहली पूर्ण संख्या जो होती है वो शून्य होती है, शून्य से पहली पूर्ण संख्या शुरू होती है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, कहता है ए और बी मिलकर किसी काम को 18 दिन में कर सकते हैं तथा ए अकेला उसे 36 दिन में कर सकता है, बी अकेला उसे कितने दिन में करेगा। ये बहुत सारे एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। तो बी द्वारा एक दिन में किया गया काम बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम और माइनस ए का एक दिन का काम, ए का एक दिन का काम, एक दिन का काम क्या हो जाएगा, ए प्लस बी का एक दिन का काम 1/18 माइनस ए क्या एक दिन का काम 1/36, यानी कि इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/36 निकलेगा, यानी बी अकेला 36 दिन में काम करेगा। ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 आपका 36 दिन सही हो जाएगा। इसका दूसरा नियम एक तो और है कि ए प्लस बी मिलकर 18 दिन में करता है और ये जो है अकेला इसे 36 दिन में करता है। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो इसका एलसीएम ले लेते हैं तो हम इसका 36 ले लेंगे, कुछ भी ऐसे ले सकते हैं। 36 से जो ऐसा संख्या लेना है जो 18 और 36 दोनों से कर जाए, तो यहाँ हम 36 लेते हैं और भाग कर देते हैं। तो 18 से 36 करेंगे तो 18 दूना 36, यानी यहाँ 2 लिख देंगे। वही ये है 36 जो निकला है तो 36 इकाई 36। यहाँ इसको सॉल्व कर देंगे। निकालना क्या है हमको निकालना है बी अकेला कितना दिन में काम करेगा। तो हम यहाँ कर देंगे ए प्लस बी माइनस ए, इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस बी यहाँ 2 निकला हुआ है 2 और माइनस ए का क्या निकला 1, 2 माइनस 1 बराबर क्या हो जाएगा 36, यानी 1 बराबर क्या हो जाएगा 36, 36 आंसर निकल जाता है यहाँ से भी। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 का रहा है, एक व्यक्ति साइकिल से 12 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करता है। यदि साइकिल एक समान गति से चल रहा है तो 3 घंटे में वह व्यक्ति कितनी दूरी तय करेगा, कितनी दूरी तय करेगा ये आपको निकालना है। तो यहाँ 90 मिनट दिया हुआ है तो 90 मिनट को हम घंटा में बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 90 मिनट बराबर 3/2 घंटा होता है। 3/2 घंटा यहाँ से निकल गया। अब साइकिल की चाल निकालना है तो साइकिल की चाल बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बट्टे समय। तो दूरी कितना दिया होगा 12 किलोमीटर, 12 बट्टे समय कितना होगा
3/2 घंटा निकाले हैं, तो 3/2 इसको हम करेंगे तो क्या हो जाएगा 12 गुने 2/3, यानी कि इसको काट देंगे 3 से तो आपको निकलेगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा निकल जाता है। अब 3 घंटे में तय की गई दूरी क्या होगा, तो 3 घंटे में तय की गई दूरी 3 गुने 8 यानी कि 24 किलोमीटर तय की गई दूरी आपका निकल जाता है। ऑप्शन देखते हैं, तो ऑप्शन जो है आपका ऑप्शन नंबर 2 24 किलोमीटर सही हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 68 कह रहा है निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ये जो आपका दिया हुआ है इसका मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो यहाँ क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर आप x मान लीजिएगा और इसको ये जो दिया हुआ है इसको आप इस तरफ ले आइएगा, बाएं तरफ ले आइएगा, तो आपका आंसर निकल जाएगा। इस तरह से हम बता देते हैं, जैसे 9548 प्लस 7314 और ये जो है इसको हम इस तरह ले आते हैं तो -8362 बराबर x हो जाएगा। इसको आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर निकल जाएगा। आंसर जो निकलेगा वो आपको 8500 आंसर निकल कर यहाँ से x बराबर आ जाएगा। ऑप्शन देख लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाता है, 8500 आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 69 कह रहा है आपका निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 50.8 प्लस 2540 बराबर निकालना है आपको। देखिए इसको सबसे इजी है, इसको दशमलव को यहाँ इसको दशमलव को हटा देना है, तो होगा क्या, जैसे देख लेते हैं 50.8 बट्टे भागा है यहाँ तो 2540, इसको ये दिया हुआ है। अब इसको करना क्या है, दशमलव को हटा देंगे तो यहाँ 1 ठो 0 और उतर जाएगा, यानी इसको अब काटेंगे तो आएगा 1/50, 1/50 आएगा बराबर आ जाएगा 0.02, यानी कि ऑप्शन की बात करेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है। फ्रेंड्स आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ जो है ये मार्क जो है ये भाग का है ये मार्क। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 कह रहा है राम और श्याम मिलकर किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं। राम उसी काम को अपने आप 12 दिन में कर सकता है। श्याम अकेले उस काम को कितने समय में करेगा, ये बता रहा है। इस श्याम अकेले कितने समय में करेगा ये आपको निकालना है। तो श्याम का 1 दिन का काम निकालना है, तो श्याम का 1 दिन का काम निकालेंगे तो श्याम का 1 दिन का काम क्या हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12, सॉल्व करेंगे तो 1/24 निकलेगा, यानी श्याम अकेले उस काम को 24 दिन में करता है। कितने दिन में, श्याम अकेले उस काम को 24 दिन में करता है, ये यहाँ से निकल के आ जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर 3 निकल जाता है 24 दिन। श्याम अकेले उस काम को 24 दिन में करता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपका 71 कह रहा है, देख लेते हैं। 71 कह रहा है एक ट्रेन बिना रुके 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है तथा रुकने के साथ वह 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करता है। ट्रेन प्रति घंटा औसत पर रुकने में कितना मिनट लेता है। प्रति घंटा यहाँ कह रहा है, आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्रति घंटा कह रहा है। देखते हैं इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है इजी मेथड से। 50 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा कह रहा है, यानी इसमें अंतर कितना का है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा का अंतर है। तो देख लेते हैं किस तरह से बनाना है। ये 50 किलोमीटर प्रति घंटा है और ये 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसका अंतर कितना हो जाएगा, तो इसका अंतर हो जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर यहाँ से अंतर है। तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा का आंसर है, यानी कि क्या हो जाएगा 1 घंटा में 10 किलोमीटर का अंतर है। कितना का, 1 घंटा में 10 किलोमीटर का अंतर है। तो समय कितना लग जाएगा, औसत पर रुकने में कितना मिनट लगेगा, तो समय कितना लग जाएगा, समय बराबर दूरी क्या हो जाएगा, दूरी निकाले हैं यहाँ 10 किलोमीटर निकल गया, तो समय बराबर दूरी 10 बटे चाल क्या है, चाल आपका दिया हुआ है। शुरू के चाल से ही समय अगर नहीं रुकेगा तो क्या होगा, शुरू के चाल से ही, बिना रुके के चाल से ही चलेगा, इसीलिए यहाँ पर चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा ही होगा। बटे 50 कर देंगे और 10/50 यहाँ हो गया, और यहाँ इसको 60 से गुना कर देंगे, 60 से गुना कर देंगे मिनट में बदलने के लिए। इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल जाएगा 12 मिनट। देख लेते हैं ऑप्शन नंबर 2, यानी कि 12 मिनट आंसर यहाँ से आपका निकल जाएगा। आप सॉल्व करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 72 कहता है एक महिला और उसकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। महिला और बेटी की कह रहा है, महिला और बेटी की एवरेज आयु 16 वर्ष कह रहा है। उनकी आयु का अनुपात जो है, यानी महिला और उनकी बेटी के आयु का अनुपात कह रहा है 7:1 है। तो महिला की आयु निकालने के लिए बोल रहा है। तो देख लीजिए, यहाँ से देख लेते हैं, यहाँ निकालना है महिला की आयु। तो बेटी की आयु x वर्ष है, बेटी की आयु x वर्ष, तो महिला की आयु 7x वर्ष।
क्योंकि कहा गया है उनकी आयु का अनुपात 7:1 है, इसीलिए उनकी बेटी की आयु x वर्ष है तो महिला की आयु 7x वर्ष हो जाता है। अब कह रहा है प्रश्न से एक महिला और उनकी बेटी की औसत आयु 16 वर्ष है। यहाँ हम कर देंगे इसकी आयु, यानी कि बेटी का आयु ये है x और महिला की आयु 7x बटे एवरेज निकालना कह रहा है। एवरेज 16 वर्ष है तो बटे 2 बराबर एवरेज दिया हुआ है 16 वर्ष बराबर 16। इसको सॉल्व करेंगे तो x का वैल्यू यहाँ से निकलेगा 4, तो यहाँ से x का वैल्यू 4 निकल जाएगा। अब पूछ रहा है प्रश्न में महिला की आयु क्या है, ये निकालना है। तो महिला की आयु क्या है, यहाँ 7x है महिला की आयु, यानी x और 4 यहाँ से निकाले हैं और 7x निकालना है महिला की आयु। तो 7 गुने x का वैल्यू निकाले हैं यहाँ पर 4, तो 7 गुने 4 यानी महिला की आयु 28 वर्ष है, 28 वर्ष निकल जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है, 28 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका म्यान ज्ञात करने के लिए कह रहा है रूट अंडर क्वेश्चन मार्क है प्लस 28 बराबर रूट अंडर 1681, ये बोल रहा है। जब आप रूट अंडर 1681 इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो आपका क्या आएगा, 41 निकलेगा। अब यहाँ रूट अंडर क्वेश्चन मार्क है बराबर 41, ये जो 28 है इसको इस तरफ ले जाइएगा तो माइनस 28 हो जाएगा, यानी माइनस 28 कीजिएगा तो 13 आ जाता है। तो रूट अंडर इसको कीजिएगा क्वेश्चन मार्क बराबर 13, यानी कि अगर इसको हम स्क्वायर दोनों तरफ करेंगे 13 स्क्वायर हो जाएगा, इधर रूट अंडर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर से ये रूट कट जाएगा, यहाँ क्वेश्चन मार्क शेष बच जाएगा। तो क्वेश्चन मार्क बराबर क्या हो जाएगा, 13 स्क्वायर है 13 3 169, आंसर आपका निकल जाएगा। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही हो जाता है, 169। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 74 है, एक व्यक्ति ने 60 पैसे और 35 पैसे के 147 डाक टिकटों की खरीद की। उसने इसमें कुल 68.20 की धनराशि खर्च की। उसके द्वारा 35 पैसे के कितने डाक टिकटों की खरीद की गई, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो 35 पैसों के डाक टिकटों की संख्या क्या है, x है। देख लेते हैं इसको। 35 पैसों के डाक टिकटों की संख्या x है, तो 60 पैसों के डाक टिकटों की संख्या क्या हो जाएगा, 147 माइनस x, क्योंकि 147 डाक टिकटों की खरीद की जाती है। टोटल 147 डाक टिकटों की खरीद की जाती है। तो 35 पैसे के डाक टिकटों की संख्या x है, तो 60 पैसों के डाक टिकटों की संख्या कितनी हो जाती है, 147 माइनस x। अब इसको सॉल्व करना है तो क्या होगा, 35x प्लस 60 इंटू 147 माइनस x बराबर 6820। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर x बराबर निकल के आ जाएगा 80। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 4 आपका निकल के आ जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 कह रहा है यदि 6 वर्ष के लिए साधारण ब्याज मूलधन का 30% के बराबर हो जाए तो यह कितने समय के बाद मूलधन के बराबर हो जाएगा, ये प्रश्न आपको पूछा गया है। तो मूलधन यहाँ 100 रुपया है, मूलधन 100 रुपया, तो ब्याज क्या हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 30x बटे 100 काटेंगे, यानी कि 3x बटे 10 रुपया। ब्याज 3x बटे 10 रुपया आ जाता है। तो दर बराबर क्या होता है आप लोगों को मालूम होगा, दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे मूलधन गुने समय होता है। तो यानी ब्याज 3x गुने 100 बटे मूलधन क्या है 10x, और समय क्या दिया हुआ है, समय 6। सॉल्व करेंगे तो 5% यहाँ से आपका दर निकल जाता है। अब दूसरी स्थिति में ब्याज 100 रुपया है, दूसरी स्थिति में ब्याज कितना है 100 रुपया है, तो समय निकालना है। तो समय क्या हो जाएगा, समय बराबर x गुने 100, समय निकालना है आपको, देख लेते हैं आगे बढ़ते हैं। तो समय निकालना है तो समय यहाँ से ब्याज, दूसरी स्थिति में ब्याज क्या था 100 रुपया था, तो समय क्या हो जाएगा x गुने 100 बटे x गुने 5, यानी कि निकालिएगा तो 20 वर्ष आपका निकल के आंसर यहाँ से आ जाता है। ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सही हो जाता है। तो आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में।